जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर 98। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज क्या करने जा रहे हैं हम? क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है और इसमें वॉल्यूम 1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सिवाय एक केस स्टडी के। वो हमने कल कर ली थी केस स्टडी 6B। उसके अलावा और फिर वॉल्यूम 2 में से केस स्टडी नंबर 1, 2 और 3, इन 3 केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहले वॉल्यूम 2 की केस स्टडीज को से स्टार्ट लेते हैं। केस स्टडी 1, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? डिस्कस द पॉसिबल फ्रॉड रिस्क फैक्टर फ्रॉम द अबव सिनेरियो। बताइए क्या कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने को कह रहा है? सिर्फ फ्रॉड डिस्कस करने को कह रहा है। इसका मतलब है हमारा आधा काम तो आसान हो गया, प्रोसीजर कोई नहीं बताने, सिर्फ फ्रॉड रिस्क फैक्टर डिस्कस करने हैं। और फिर कह रहा है डिस्कस करें। इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफाई भी करना है, हेडिंग भी बनानी है फ्रॉड रिस्क फैक्टर की और उसको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने से क्या मुराद है? कि उसके बारे में बताना है कि क्यों इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड हो सकता है। जस्टिफिकेशन देनी, रीजनिंग देनी, ठीक, यानी हेडिंग बनानी है। और जैसे रिस्क वाले क्वेश्चन में होता था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड हम हेडिंग बनाते थे और नीचे एक्सप्लेनेशन देते थे कि क्या रिस्क हो सकता है। करते थे कि नहीं काम? उसी तरह फ्रॉड रिस्क फैक्टर में भी यही बताना है। अच्छा, जो हमारी हेडिंग आएगी ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी हेडिंग्स कौन सी वाली होगी भला? जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर में इंफॉर्मेशन, जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमने पढ़े हैं ना, पढ़े, वो केस स्टडी में डिस्कस हो रहे होंगे। तो अक्सर क्वेश्चंस में वही हमारा फ्रॉड रिस्क फैक्टर की हेडिंग बन जाएगी। जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े, कहाँ पढ़े हैं? वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में। 2 था कि 4 था? 2 था। हाँ, वो चैप्टर 11 का 4 था, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। तो बेसिकली और फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन करने से क्या मुराद है? डिस्कस करने से क्या मुराद है? यहाँ पे कह रहा है डिस्कस करो। डिस्कस करने से क्या मुराद है? कि जस्टिफाई करवाओ, मुझे बताओ कि क्यों इस फैक्टर की वजह से जो आपने आइडेंटिफाई किया है फ्रॉड हो सकता है। तो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सम टाइम डिस्कस करना होता है ब्रीफली, सम टाइम डिस्कस करना होता है डिटेल में, नंबर देख के। शाबाश, ठीक है। तो नंबर देख के आप ये थोड़ा ब्रीफ को डिटेल और डिटेल को ब्रीफ में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने, डिस्कशन करने की हद तक बताऊं ना, उसको ब्रीफ है तो कितना लिखना है, डिटेल है तो कितना लिखना है, ये डिसीजन आप खुद कर सकते हैं। भाई बताइए, कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? क्या कि हेडिंग आइडेंटिफाई कर ली, उसको डिस्कस करना है। डिस्कस समटाइम्स ब्रीफ का कंसेप्ट वही है। डिस्कशन करने में कंसेप्ट वही बताना है क्या, कि कैसे इस फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की वजह से फ्रॉड अराइज हो सकता है। जस्टिफाई यही करवाना है। समटाइम्स ब्रीफ डिस्कशन के साथ, समटाइम्स डिटेल डिस्कशन के साथ। स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट समझ ली कि नहीं? ब्रीफ एक रिक्वायरमेंट का तो एक एक लफ्ज़ समझ आना चाहिए। क्वेश्चन का चाहे कोई लफ्ज़ समझ आए कि ना आए, पता नहीं इनफ्लक्स का क्या मतलब होता है, समझ में आए ना आए क्वेश्चन का, लेकिन रिक्वायरमेंट का एक एक लफ्ज़ समझ आना जरूर। पढ़ के बताएं, समझ आ गया? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, इन दी अबव सिनेरियो, यानी ये नहीं कि वो सारे छाप दो जो पढ़े हैं। इन दी अबव सिनेरियो, अबव सिनेरियो। यू आर द ऑडिट सीनियर, सबसे बड़ा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। यू आर द ऑडिट सीनियर है फ्रॉड रिस्क फैक्टर? नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है। यू आर द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ नैनो फुटवेयर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। NFL is in the business of making a wide variety of footwear products. फ्रॉड रिस्क है? नहीं है। नहीं, फुटवेयर अगर ये कहता कि रोलेक्स वॉचेस में डील करते हैं, फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता। फिर किस वजह से होता? प्रीशियस पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम्स की वजह से। शाबाश। योर रिव्यू ऑफ द लास्ट ईयर वर्किंग पेपर एंड इनिशियल मीटिंग विद द। अच्छा, अगर ये कहता कि आपको इस साल अपॉइंट किया गया है तो इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड होता?
भाई अगर इस साल हमें अपॉइंट किया गया है, ये हमारा इनिशियल ऑडिट है, इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो होता, रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं होता। अभी तक आपको यही नहीं पता रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट में रिस्क ऑफ फ्रॉड में क्या फर्क है। रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट जनरल है, रिस्क ऑफ फ्रॉड में स्पेसिफिकली फ्रॉड का रिस्क। योर रिव्यू ऑफ लास्ट ईयर वर्किंग पेपर एंड इनिशियल मीटिंग विद द एनएफएल मैनेजमेंट हैव रिवील्ड फॉलोइंग। अभी तक इस पैराग्राफ में कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? चलिए 1 और 2। अच्छा मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, ट्रू और फॉल्स करना है आपने, अभी पता चलता है सीखा है कि नहीं आपने। ये हैं 2 पैराग्राफ, इनमें 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर होंगे। फॉल्स, ज्यादा भी हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है? ओके। तो इनमें ज्यादा भी, यानी हमने स्टडी किया था एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा रिस्क भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है किसी एक्सट्रीम केस में भी एक भी ना हो, तो यहां पे ज्यादा हो सकते हैं। तो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, शाबाश। किताब नजर नहीं आ रहा, अल्टरनेटिव प्रोसीजर किताब। ड्यू टू हाई इनफ्लक्स ऑफ लो प्राइस चाइनीज प्रोडक्ट्स इन द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में लो प्राइस चाइनीज प्रोडक्ट्स आ रही हैं, चाइना का माल आ रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज कंपटीशन की तरफ। एंड तो इसको देख अंडरलाइन कर लें, लो प्राइस चाइनीज प्रोडक्ट्स इंक्रीज। NFL has been experiencing a decline in customers demand and high degree of competition। इस पूरे सेंटेंस में वो एक ही चीज के गिर्द घूम रहा है, किस चीज के? कंपटीशन, इंक्रीज कंपटीशन और डिक्रीजिंग डिमांड। तो ये क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? बिल्कुल है। कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर सकते हैं, शाबाश। सेल्स को द सेल्स, तो ये एक अलग रिस्क फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो गया। फिर आगे, द सेल्स मैनेजर हैव बीन गिवन एग्रेसिव सेल्स टारगेट्स। एग्रेसिव सेल टारगेट्स देना अपने एम्प्लॉइज को कि भाई करोगे टारगेट पूरा तो फिर अगले साल जॉब पे होगे आप, वरना अपना कोई और इंतजाम देख लो। एग्रेसिव सेल्स टारगेट, क्या ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? यहीं से पता चल गया हमें, लेकिन हम आगे देख लेते हैं, शायद कोई और भी इंफॉर्मेशन साथ में ऐड करवा दे। जैसे उसने पहले ऐड करवाई ना, उसने डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड के साथ हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन को भी जोड़ दिया। लो प्राइस चाइनीज प्रोडक्ट, लो प्राइस चाइनीज प्रोडक्ट्स, डिक्लाइनिंग डिमांड और हाई कंपटीशन, ये तीनों इंफॉर्मेशन डिफरेंट है लेकिन एक ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर से रिलेट कर रही है। तो आपको पता है ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठा डिस्कस कर, जोड़ देते हैं, इनको इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। उसी तरह अब आगे कह रहा है, सेल्स मैनेजर हैव बीन गिवन एग्रेसिव सेल्स टारगेट। एग्रेसिव सेल्स टारगेट्स देना ये इटसेल्फ फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। सेल्स टीम को कहे भाई टारगेट पूरा किया तो फिर बोनस मिलेगा, वरना नहीं। टारगेट पूरा किया फिर आपको परमानेंट करेंगे, वरना कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो वो इसको फिर ओवरसेट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है फेक कस्टमर को सेल कर दें, हो सकता है ऐसे कस्टमर जो पैसे देने की पोजीशन में भी नहीं है उनको भी सेल कर दें। ड्यूरिंग द ईयर विच आर देयर परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड आर कंसीडर्ड इन देयर एनुअल अप्रेजल। अब ये भी बोनस वाला भी आ गया, ठीक है। यानी एग्रेसिव सेल्स टारगेट सेट करना ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, और फिर उसकी बेस पे बोनस देना ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा वो प्रेशर की तरफ जा रहा है, यहां पे इंसेंटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए ये क्लासिफिकेशन अहम नहीं होती, यूं ही आपको कंसेप्ट लिंक करवाने के लिए कहा। तो पहले पॉइंट में 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं, हाई कंपटीशन जिसकी वजह से कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर पा रही, और दूसरा हाई सेल टारगेट सेट किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए, उनको एम्प्लॉयज को प्रेशराइज किया जा रहा है मीट करने के लिए, और अप्रेजल में भी उनके टारगेट्स को कंसीडर किया जाता है अचीव किया कि नहीं। क्लियर? चलिए, अच्छा अगर कभी एग्जाम में आप इन 2 पॉइंट्स में से, जैसे हाई एग्रेसिव सेल्स टारगेट्स है और एनुअल अप्रेजल वाला है,
दोनों में से एक को भी लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा काटे, शायद डेढ़ नंबर में से एक नंबर दे दे, आधा नंबर काट ले, क्योंकि आपने एक को नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन आपका करेक्ट समझा जाएगा। सेकंड, ऑल द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजन सच एज, ऑल द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजंस। मैनेजमेंट का काम मैनेजमेंट करना है, पॉलिसी मेकिंग किसका काम है? पॉलिसी मेकर्स का, जो कौन होते हैं? दो चार्टर्ड गवर्नेंस, दो चार्टर्ड गवर्नेंस। तो डायरेक्टर्स का काम डायरेक्टर को करना चाहिए, और मैनेजमेंट का काम मैनेजमेंट। क्या कह रहा है? ऑल द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजंस सच एज ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रोक्योरमेंट्स आर टेकन बाय CEO हिमसेल्फ। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ना लो लेवल का लग रहा है। हाँ, डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन, ये ज्यादा बेहतर जस्टिफिकेशन लग रही है। ठीक है, क्योंकि सेग्रीगेशन ड्यूटीज हम एम्प्लॉइज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, CEO तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो यहाँ पे डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन। यहाँ पे एक और भी टेक्निकल इशू है जो शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, काउंटिंग एस्टिमेट्स वाला, जो CEO का काम नहीं होता। आपने एक्सरसाइज या डिस्कशन देखी होगी कि CEO, चार्टर्ड अकाउंटेंट को CEO बनना चाहिए कि CFO बनना चाहिए? दोनों में से हायर पोजीशन पे कौन होता है? CEO हर डिपार्टमेंट को देख रहा होता है, वो समझ लीजिए हर डिपार्टमेंट का एवरेज नॉलेज रखता है, जबकि CFO अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट होता है। तो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है किसको करनी चाहिए? CFO को। क्लियर हुई ये बात? यानी एक तो ये है, ऊपर उसने ये बताया मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स वाला काम मैनेजमेंट का बंदा कर रहा है, और फिर मैनेजमेंट का दो काम वो भी एक ही बंदा कर रहा है। ठीक है, यानी CFO का काम, हालांकि CFO CEO दोनों मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन CFO अकाउंट्स एस्टिमेट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह का काम CFO को करना चाहिए, CEO को नहीं। तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। क्यों? CEO अपनी मर्जी से एस्टिमेट्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, जब किसी बंदे का अपना स्पेशलिस्ट नॉलेज नहीं होता तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक एस्टिमेट्स को रिकॉर्ड करेगा। क्लियर हो गया दोनों? कोई प्रॉब्लम? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट, योर द ऑडिट रिक्वायरमेंट। ठीक है, गिव योर ऑडिट टीम विद रिगार्ड, गाइड योर ऑडिट टीम विद रिगार्ड टू देयर असेसमेंट ऑफ रिस्क। ऑडिट टीम को गाइड कीजिए उनकी असेसमेंट के हवाले से। क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन रिक्वायरमेंट में रिस्क के लफ्ज से पता चल गया कि यहाँ तो ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है या चैप्टर 19 का, क्योंकि रिस्क असेसमेंट इन्हीं दोनों चैप्टर्स में डिस्कस हुई है। रिस्क असेसमेंट किस किस चैप्टर में डिस्कस हुई है? 11 और 19। 11 और 19 दोनों चैप्टर में जो रिस्क असेसमेंट डिस्कस हुई है उनमें कोई फर्क नहीं है, ये मेरा कहना है। ट्रू के फॉल्स? क्या फर्क है उसमें? फ्रॉड किसमें? चैप्टर 19 में रिस्क ऑफ फ्रॉड है और चैप्टर 11 में रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है। कह रहा है, यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ बीचवुड टेक्सटाइल लिमिटेड BTL। एट द प्लानिंग स्टेज योर ऑडिट टीम हैज असेस्ड that there is no significant risk of material misstatement due to fraud। ऑडिट टीम इस नतीजे पे पहुंची है कि कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। क्या इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है? पहुंचा जा सकता है। ऑडिट टीम इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि इस ऑडिट में कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड पहुंच सकती है, लेकिन कब? क्या करने? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई फ्रॉड, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटिंग टू फ्रॉड, ये परफॉर्म करने के बाद इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं।
चैप्टर 11 के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए, उसके बाद क्या इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्रॉड? नहीं पहुंचा जा सकता, वो तो जनरल रिस्क असेसमेंट के लिए। चैप्टर 19 के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद क्या इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्रॉड? यस, पहुंचा जा सकता है, पहुंचा जा सकता। तो अब इनकी असेसमेंट ठीक है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर तो इन्होंने चैप्टर 19 वाले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे ना देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर चैप्टर 11 के प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्रॉड, फिर गलत है, फिर गलत है। और अगर कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं किए फिर तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये तो तबाही फिरी हुई ऑडिट में कि कोई भी ठीक भाई समझ आ रही है। आप रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। नहीं, रिलेटेड पार्टी का प्रोसीजर तो आपको रिलेटेड पार्टी के बारे में बताएंगे ना, रेलिवेंस होनी चाहिए बस। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी तक हमें कुछ नहीं पता, वैसे अभी तक उसने कंक्लूजन बताया है। एंड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये कह रहा है कि टीम ने ये भी अंदाजा लगाया कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क, ये तो हम बगैर आगे कुछ पढ़े कह सकते हैं गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्लियरली लिखा हुआ है दिस रिस्क एग्जिस्ट इन एवरी कंपनी, एवरी एंटिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट। शाबाश शाबाश, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट लिख, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल। तो इसका मतलब है एक डिसीजन तो इनका गलत हो गया मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, और एक हमने कहा अगर इन्होंने बकायदा रिस्क असेसमेंट फ्रॉड वाली करके इस नतीजे पे पहुंचे तो फिर ठीक है, वरना गलत। आगे कह रहा है द ऑडिट टीम्स असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट बीटीएल हैज बीन एन ऑडिट क्लाइंट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 10 ईयर एंड नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैड बीन रिपोर्टेड इन द प्रीवियस ईयर। कह रहे इस वजह से नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले 10 सालों में कोई भी मिसस्टेटमेंट फ्रॉड नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये कहता है कि हर साल आपने अलग रिस्क असेसमेंट करनी है। हो सकता है मैनेजमेंट चेंज हो गई हो इस साल, हो सकता है मैनेजमेंट का नीयत बदल गई हो इस, भाई नीयत बदल जाती है कि नहीं बदल जाते हैं, बदल जाती है कि नहीं। सुबह घर तैयार होते हैं कॉलेज जाने के लिए, रास्ते में नीयत बदल जाती है कि नहीं, तो यार फुड्डा मारते हैं, वापस चलते हैं, बदल सकती है कि नहीं। तो अगर चंद घंटों में नीयत बदल सकती है तो साल में नहीं बदल सकती। तो पिछले सालों की इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, उसकी बेस पे इस साल की रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकते। इस साल की रिस्क असेसमेंट किस बेस पे होगी? इस साल के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बेस पे। इग्नोर ना करें उनकी पास्ट ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी को इग्नोर ना करें, उस बेस के ऊपर उनकी इज्जत जरूर करें कि सर आप बहुत ईमानदार थे पिछले साल, लेकिन अपनी रिस्क असेसमेंट ना करें, पर्सनल रिस्पेक्ट दें। प्रोफेशनल रिस्क असेसमेंट तो प्रोसीजर की बेस पे होगी, ठीक है कि नहीं। चलिए, चल 2 मिनट। गाइड योर ऑडिट टीम विद रिगार्ड टू द असेसमेंट ऑफ रिस्क, इसमें रिक्वायरमेंट पढ़ लिया आपने, बताइए इस रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है। अच्छा, ओए किया, फिर मैं दोबारा देखा है, गलत नोट नहीं कराया। हाँ भाई बताएं। स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने फ्रॉड के नेगेटिव प्रोसीजर बताने हैं या जनरल असेसमेंट। उसने स्पेसिफाई नहीं किया फ्रॉड से रिलेटेड प्रोसीजर बताने हैं कि जनरल। भाई देखें, उसने 2 इश्यूज बताए हैं, एक रिस्क ऑफ फ्रॉड और दूसरा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें लिखना क्या है हमने। एक तो हम उसके फ्रॉड के बारे में बता देंगे कि मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल हमेशा एग्जिस्ट करता है। एक तो हम उसको बता देंगे कि तुम्हारी, सबसे पहले तो कमेंट करेंगे ना कि तुम्हारी रिस्क असेसमेंट गलत है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल भी गलत है। एक हेडिंग ये दे दी, दूसरी हेडिंग में क्या कहा? दूसरी में हम उसे बता देंगे कि रिस्क ऑफ फ्रॉड भी गलत है। क्या सिर्फ इतना बता देना है कि गलत है कि जो सही अप्रोच भी बतानी चाहिए? सही अप्रोच बतानी चाहिए। किस लफ्ज़ से पता चला सही अप्रोच भी बतानी चाहिए?
गाइड की बजाय वो क्रिटिकली असेस का वर्ड या एनालाइज का वर्ड भी, तो हमारा जनरल रूल यही है कि जब कभी कोई एरर हमारे सामने आए ना, हमने सिर्फ तनकीद नहीं करनी बल्कि उसकी दुरुस्तगी भी करनी है। तनकीद नहीं करनी, तो इसकी दुरुस्तगी क्या होगी, क्या करना चाहिए टीम को? हम कहेंगे इस साल के अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करो रिलेटिंग टू फ्रॉड, उसकी बेस पे फिर डिसीजन करो रिस्क ऑफ फ्रॉड का। और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल तो कंफर्म है कि आपने इसके प्रोसीजर परफॉर्म करने ही करने हैं। और इसके प्रोसीजर मुझे बताएंगे ये भाईजान जो अभी देख रहे हैं किताब को, फौरन प्रोसीजर बता दे भाई। रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हर एंटिटी में एग्जिस्ट करता है, इसके प्रोसीजर बता दीजिए। चलें इनको रायत दे देते हैं, सिर्फ हेडिंग बता दे 3, 50 रुपए आपके, हेडिंग बता दे सिर्फ, आज ही पढ़ा है ना, ताजा याद होगा। रिवाइज करना है, ये हाल है, रिवाइज करना है। जी मेरे भाई, इंक्वायर मैनेजमेंट जो फ्रॉड को असेस करने लगे उन्होंने प्रोसेस अप्लाई किया है वो इंक्वायर करेंगे, उनकी असेसमेंट के बारे में पूछेंगे, कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड असेस किया उन्होंने वो पूछेंगे, इंक्वायर मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी वो पूछेंगे, इंक्वायर इंटरनल ऑडिटर एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस ये पूछेंगे, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर ये पूछेंगे, फिर देखेंगे फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि नहीं, और ये सारे प्रोसीजर गलत, रिक्वायरमेंट सही नहीं पढ़ सके। भाई रिक्वायरमेंट में हमने ये नहीं बताना कि प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिस्क, रिस्क आ गया सामने, रिस्क आ गया सामने, कौन सा? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। एड्रेस कैसे करना है भाई ये बताना है, वही गलती सुबह भी बताया था ना। जो शोर मचाएगा उससे तो हरगिज ही नहीं पूछना, इन 3 लाइनों से तो अगला क्वेश्चन भी नहीं पूछना, अगले क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आ गया तो पूछो। बताए, आप बताएं, सुनिए गौर से सुनिए। क्लोज टू द ईयर एंड जर्नल एंट्रीज देखेंगे, उसमें गलत एस्टिमेट तो नहीं लगाए हुए, गलत एंट्रीज तो नहीं की हुई, रिलेटेड पार्टी स्पेशली, वो आपने गजल सुनी हुई है, हम देखेंगे हमसे नहीं पूछना सर, पीछे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? ऑडिट के किसी प्रोसीजर में आपने ये बता दिया ना कि हम देखेंगे, उसके नंबर नहीं मिलने, वो नहीं देखेंगे। प्रोसीजर में ये भी बताना होता है क्या देखेंगे, हाँ और क्यों देखेंगे। ये मैंने आपको बात बताई थी चैप्टर 10 के प्रोसीजर्स में। ये ऑडिट की लैंग्वेज नहीं है, कंसेप्ट है आपका, मैं मानता हूँ कंसेप्ट है, एग्जामिनर इस कंसेप्ट के पासिंग मार्क्स नहीं देगा, ठीक है कोई क्लास में माइका लाल जो जवाब दे दे इस सवाल का? शाबाश शाबाश शाबाश। बताइए, और से सुनिए प्रोसीजर्स। टेस्ट द एस्टिमेट्स या रिव्यू कहना चाह रहे हैं, रिव्यू एस्टिमेट्स। अच्छा, रिव्यू एस्टिमेट्स के अंदर 2 पॉइंट थे, सिर्फ कीवर्ड्स बता दे। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू, हाँ, और पॉसिबल बायस मैनेजमेंट, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और टेस्ट जनरल एंट्रीज, ये कहना चाह रहे हैं। टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज को और कोई नहीं बोलेगा। इसके अंदर 3 पॉइंट थे भाईजान, वो भी बताए, वो राय तो सिर्फ उनके लिए थी। बताइए। इनएप्रोप्रिएट यानी जो अनयूजुअल मैनर में प्रोसेस हुई हैं वो,
नहीं, धक्का लगाने की कोशिश की है हमने, लेकिन नहीं भाई। खास तौर पे ईयर एंड की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे और कंसीडर करेंगे टू टेस्ट जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड थ्रू आउट द पीरियड। और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा था? वैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये सारे प्रोसीजर थे किस चीज के? रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल। भाई क्लियर हो गया ये? इसमें इस केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे चलते हैं। किताबें बंद कर दे भाई, बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत पढ़ लिया। किताबें सारी बंद कर दे, नहीं वो पेंसिल उसमें रखे, जब मैं कहूँ किसी को अंडरलाइन करे तो उस वक्त फौरन खोल के अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी फिलहाल बंद कर दे भाई। ओए भाई बस कर दे यार, कितना पढ़ेगा यार, इतना ना पढ़। वॉल्यूम 2 ही मैं करवा रहा हूँ कुछ भी नहीं पता वॉल्यूम। ये हाल है आपके। रिक्वायरमेंट में एक एक लफ्ज देखे समझ आना चाहिए। ब्रीफली डिस्कस द पॉसिबल फ्रॉड रिस्क फैक्टर फ्रॉम द अबव सिनेरियो। फ्रॉड रिस्क फैक्टर से क्या पता चला? चैप्टर 19 का क्वेश्चन है। फ्रॉम द अबव सिनेरियो से क्या पता चला? यहां से वो सारे ना छाप देना फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। ये रटे वाला क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी है। Here from the external auditor of Avian Limited, a listed company for the year ending 31st March 2020. AL is engaged in the business of construction and selling of construction material. क्या nature of the product से कोई risk identify हो रहा है? नहीं, ये normal routine का material लग रहा है। During the planning stage, the audit team has noted the following points for your consideration. ये पॉइंट कौन सा? AL's CEO aggressively का लफ्ज है ना, इससे follows up with the departmental heads for meeting the financial targets established by the directors. टारगेट एस्टैब्लिश करना वो था ना, टारगेट्स वाला था ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फिर आगे देख लें, शायद कोई और भी हो या इसी फ्रॉड रिस्क फैक्टर को जोड़ने के लिए कोई सिमिलर इंफॉर्मेशन दी हो। परफॉर्मेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एट AL इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। यानी परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे करने के अलग-अलग चले, इकट्ठे करना चाहे इकट्ठे कर लें, अलग-अलग करना चाहे अलग-अलग कर लें, कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन दोनों डिस्कस होने चाहिए क्योंकि मिलते जुलते हैं कि टारगेट है और उस टारगेट की बेस पे पैसे। ये वही है जो पहले भी उसने कहा था, अप्रेजल और टारगेट। फिर कह रहे देयर इज एन इंटरनल ऑडिट हुई, ये तो गुड बात हो गई ना। अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ना होता तो फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता। आगे बढ़ो। अच्छा, एंड इट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द CEO। ये इंटरनल ऑडिटर को, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, ऑडिट कमेटी को, मैनेजमेंट को। तो CEO मैनेजमेंट का हिस्सा होता है कि डायरेक्टर्स का? मैनेजमेंट का। तो इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। इसका मतलब है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है सही, इफेक्टिवली ओवरसाइट नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये भी पढ़ा था हमने। अच्छा, ये कंफर्म सेपरेट पॉइंट है, ये कंफर्म सेपरेट। हाँ, 2 पॉइंट हो गए, 3 हो गए। हाँ 3 हो, कम से कम 2 हो गए वरना 3। आगे चले। अच्छा, सिर्फ हेडिंग लिख देंगे कि एक्सप्लेन भी करना है? तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो रिपोर्ट करता है CEO को? तो इंडिपेंडेंट या इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं हो रही, CEO की परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टर्स तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी।
वन पार्टी डोमिनेट कर, हाँ सीईओ ही इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को भी डोमिनेट कर रहा है, बिल्कुल। सेकंड, एएल इज फेसिंग difficulties in fulfilling its contracts for supply of building blocks due to a sudden rise in the cost of raw materials. हाँ, लो प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल क्राइसिस, कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, पता चल गया फाइनेंशियल क्राइसिस में है, लाइन पूरी बोले। However, no provision has been made in the financial statements. रिस्क है, अब ये गोइंग कंसर्न की तरफ भी जा रखता है, लेकिन आप इसको फाइनेंशियल पुअर फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी इश्यूज ये भी लिख सकते हैं और गोइंग कंसर्न भी लिख सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी अपने रिजल्ट्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश, और आगे कहानी के अगले हिस्से में वो बता रहा है कि कंपनी कोशिश कर भी रही है कि पुअर परफॉर्मेंस का किसी को पता ना चलने पाए, कैसे न चलने पाए। ALCFO explained that provision has not been made as amount cannot be determined with certainty now and therefore provision will be made next year if required. कह रहा certainty के साथ हम अमाउंट certainty के साथ प्रोविजन सर्टन होना जरूरी नहीं, प्रोबेबल हो फिर भी रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसे तो कल को वो प्रोविजन फॉर बैड डेट का भी कहेगा कि सर हम सर्टेनिटी के साथ वारंटी भी कहेगा, डेप्रिसिएशन भी कहेगा, वो कौन सा सर्टेनिटी के साथ मैयर हो जाती है चीजें, तो हम उसे प्रोबेबल की बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, सर्टन होना प्रोविजन का जरूरी। इसमें लॉयर से पूछेंगे, अभी तो आपने बोला है लॉयर से पूछेंगे, हाँ हाँ केस नहीं है, शाबाश शाबाश, केस नहीं है, मैं 4 सेकंड की लेट हो गया, 4 सेकंड, हाँ मौका अच्छा था क्लास करने का। सीएफओ नहीं, सीएफओ ये कह रहा है कि हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर्टेनिटी के साथ हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। Audit team was of the view that provision has not been made because it would significantly affect the profitability of the company. अच्छा मुझे ये बताइए, सीएफओ कुछ और कह रहा है, ऑडिट टीम कुछ और कह रही है, हम केस स्टडी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं? ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। अच्छा अगर ये इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट का क्वेश्चन होता ना, तो फिर हम इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बता देते। अगर कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन होता, हम इसको डिसएग्रीमेंट की तरफ ले जाते, लेकिन ये फ्रॉड का क्वेश्चन है। अब क्या करें कि मिसस्टेट ऑडिटर की आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट को मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही। क्या किसी जगह हमने ये फैक्टर पढ़ा है कि अगर ऑडिटर की आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट तो ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है? कहां पढ़ा है हमने, बताइए जी। एडवर्स रिलेशनशिप, सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी, ये पढ़ा हुआ हमने कि जिसमें इस तरह की चीज, इस तरह की बात लिखी हो कि ऑडिटर की आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट को मैनेजमेंट करेक्ट, अगर आइडेंटिफाइड वीकनेसेस इंटरनल कंट्रोल को करेक्ट ना करे वो भी रिस्क ऑफ फ्रॉड है, और अगर आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट को करेक्ट ना करे कि क्यों नहीं करेक्ट कर रहे, क्यों नहीं करेक्ट कर रहे, ठीक। तो इसमें कितने इसमें 2 इश्यूज आ गए हमारे पास। एक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वाला आ गया। अच्छा हर डिफिकल्टी फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं होगी जैसे में रखिएगा, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आता है। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है रॉ मटेरियल की, गोइंग कंसर्न, और दूसरा प्रोविजन डिसएग्रीमेंट विद ऑडिटर नॉट रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट्स, अनविलिंगनेस टू करेक्ट, हाँ अनविलिंगनेस, ये अल्फाज के साथ, लेकिन कंसेप्ट तो वही है। तो 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर इधर आ गए, 2 इधर आ गए, क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे। तो इसके प्रोसीजर, अच्छा अगर फर्ज कीजिए पार्ट 2 में कहता प्रोसीजर भी बताओ, डिस्कस विद दोस्त शाबाश, और impact on other part of audit, fraud is factor, और doubt on integrity, फिर भी ना करे विड्रॉ कर लेंगे, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट,
इसकी तलाशी ले, जितने पैसे हैं मुझे दे दे इसके। क्या क्या गलती की है इन्होंने? क्या गलती की है इन्होंने? ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन बताया। ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन, तो किसका कोर्स ऑफ एक्शन बताना था? अच्छा, आखिरी वाला नहीं बताना था। आखिरी वाला नहीं बताना था जी। उन्होंने ओन आइडेंटिफिकेशन बता, तो कौन से बताने थे? टू आइडेंटिफाई वाले बताने थे। ये है फ्रॉडिस फैक्टर आइडेंटिफाई। क्या इन्होंने आइडेंटिफाई किया है? फ्रॉडिस फैक्टर के फ्रॉड। फिर से बताइए, फ्रॉडिस फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ कि फ्रॉड? फ्रॉडिस फैक्टर आइडेंटिफाई हो तो ओवरऑल अप्रोच बताते हैं कि कम्युनिकेशन और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताते हैं। यहाँ पे ओवरऑल अप्रोच बतानी थी। कितनी दफा बताया, कल भी बताया, आज भी बताया, पेपर के बाद फिर बताना पड़ेगा। चले आगे चलते हैं। नहीं, अगले स्टूडेंट्स को, अगले अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को, आपकी थोड़ी बात कर रहा हूं मैं। Recent worldwide events of fraud have raised several questions over the role of external auditor in relation to identification of fraud. Define the term fraud and describe any two major categories of fraud. हाथ उठाना है। Two major categories of fraud. Two major categories of fraud. जी मेरे भाई बताएं। फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना है और मेजर कैटेगरीज। ना पढ़े यार, इतना ना पढ़े, मुझे टेंशन होती है आपको देखकर। इतना क्यों पढ़ते हैं आप? इतना ना पढ़ा करें भाई प्लीज, इतना ना पढ़े। देखें कमजोर हो जाएंगे आप, ऐसे ना करें। जी भाई बताइए। An intentional act by one or more persons to obtain illegal advantage by use of deception करना चाहते हैं। हाँ, डिसेप्शन, ठीक है। आगे बताइए। इसके बाद टू मेजर कैटेगरीज ऑफ फ्रॉड। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। शाबाश शाबाश शाबाश। ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, 8 नंबर का क्वेश्चन है सर। 8 नंबर का क्वेश्चन डिस्क्राइब है ना, तो आगे एग्जांपल्स भी दे देना। एग्जांपल्स चले, एग्जांपल मिस क्लासिफिकेशन हुई तो फिर प्राइज नहीं मिलेगा। कोई सी एग्जांपल बता दे, प्राइज नहीं है। कैटेगरीज ऑफ फ्रॉड के पहले चूज कीजिए, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस एप्रोप्रिएशन। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके बाद आगे 3 कैटेगरीज में से कोई सिलेक्ट करें। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज बताइए। हाँ जी, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे नहीं यार, नहीं यार, क्लास में कोई स्टूडेंट जो बता दे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। शाबाश। और भाई ऐसे लगो 6-7 है, कम से कम 4 तो बता दो। तो 3 बता दो। नहीं भाईजान ऐसे ना करें, ये हाल है आपका, नहीं याद कर रहा। मैंने कहा था सिर्फ 2-2, 3-3 याद कर ले, वो भी याद नहीं किया आपने। ऐसे ना किया करें आप। एक्सप्लेन द टर्म फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इलस्ट्रेट योर एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो हमें पता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट करना, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स मुझे तीनों की 2-2, 3-3 एग्जांपल दे दे, ठीक है, डन। ये ले, और ठहर जा, अभी बनाना है तो यार, ऐसे ना किया, और टाइम ज़ाया हो रहा है, जल्दी कर।
इंसेंटिव ऑफ प्रेशर की सुनिएगा जरा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की गलत, एक भी एग्जांपल गलत हुई ना क्लासिफिकेशन पैसे नहीं मिलने। 3 बतानी है सिर्फ, अब रियायत भी कर रहा हूं ना, क्यों 3 बताने, 3 जल्दी कर भाई। मेजोरिटी शेयर, अच्छा इंटेंशन टू सेल शेयर्स ये है जी, आगे नहीं बताइए, कैंसिल, आगे जल्दी, टाइम से। मैनेजमेंट की सर आपने ना बोनसेस जो हमने प्रॉफिट पे रखे होते हैं वो देखने हैं। मैनेजमेंट रिसीविंग बोनसेस ऑन, अल्फाज इनके आगे पीछे हैं। अच्छा आगे चले, दोगे और अपॉर्चुनिटी में आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी नहीं भाई, इंसेंटिव ना, नहीं बनता था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नहीं ना बनता। क्वेश्चन, डिस्कस द एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिस्पांसिबिलिटी, शाबाश बताइए। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, अच्छा ठीक है, लेकिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटिंग टू फ्रॉड परफॉर्म करना उसकी जिम्मेदारी है। और अगर ड्यूरिंग, अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करना इसकी जिम्मेदारी है। और शाबाश, तो अगर थ्रू आउट द ऑडिट भी स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, क्योंकि ड्यूरिंग ऑडिट भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो सकता है। बेहतरीन, शाबाश, आगे चलते हैं। ये केस स्टडी आ गई। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, एनालाइज ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, ईच का मतलब ऊपर हर एक, एंड असेस वेदर इट रिप्रेजेंट्स ए फ्रॉड और एन एरर, और बताना है कि ये फ्रॉड है या एरर। ठीक है, यानी जो मोस्ट प्रोबेबल, देखिए कंफर्म हो के हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो सिचुएशन से मोस्ट प्रोबेबल होगा वो हमने बताना है। यू आर ऑडिट मैनेजर ऑडिट ऑफ अल सलाम पाकिस्तान लिमिटेड ASPL फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2010। ASPL इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। क्या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट से कोई रिस्क, प्रीशियस पोर्टेबल आइटम तो नहीं है? While reviewing the initial working paper performed by the audit team, the following matters have come to your notice. Quantity of material scrapped during the year is materially different from the quantity of scrap sold. जो मटेरियल स्क्रैप किया और जो बेचा है उसमें फर्क है, यानी कौन सी चीज ज्यादा होगी? जो स्क्रैप किया है वो ज्यादा होगा, सोल्ड किया है कम होगा। बाकी क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी तो हो सकता है। The company's record show nil balance both at the beginning and at the close of the year. ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी नील है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नील है, इसका मतलब नो, तो डिफरेंस कहां गया? नो रिकंसिलिएशन फॉर द डिफरेंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो जब अनएक्सप्लेन्ड डिफरेंसेस हो, यार ये पॉइंट था ना, अनएक्सप्लेन्ड डिफरेंसेस, किसी को पता ही नहीं, रिकंसिलिएशन अवेलेबल नहीं है, तो ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है। किस रीजन से पता चला हमें कि रिकंसिलिएशन की कोई एक्सप्लेनेशन, रिकंसाइलिंग आइटम की एक्सप्लेनेशन नहीं है? नहीं, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट का तो भी, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो तब देखते हैं जब पता चलता है क्या, वो रीजन ही नहीं दे रहे, ये अनएक्सप्लेन्ड डिफरेंस है, अनएक्सप्लेन्ड रिकंसाइलिंग आइटम्स। वीक कंट्रोल्स, हाँ, क्योंकि रिकंसिलिएशन नहीं बन रही, बिल्कुल ठीक। सेकंड, सेल्स फॉर द ईयर हैव इंक्रीज्ड बाय 7% ओवर द प्रीवियस ईयर। रिस्क ऑफ फ्रॉड है? नहीं, अभी अगर वो बताए ना कि इंडस्ट्री लॉस में गई है, फिर हो सकता है। However, it has been noted that sales in the last 2 weeks of June 20 have been exceptionally high and represent 15% of the annual sales. कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर में कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है? सिग्निफिकेंट लार्ज ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, लार्ज ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, नहीं ये लास्ट मूवमेंट की बजाय ट्रांजैक्शन ईयर एंड कह लें तो वो ज्यादा बेहतर है। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एट ईयर एंड, हाँ ईयर एंड लाजमी लिखना है। द ऑडिट, लेकिन आगे भी चल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ऑडिट वर्किंग पेपर्स कैरी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। 70% of the sales in the last 2 weeks of June were made to 2
न्यू कस्टमर whose credit assessment has not been formally documented. न्यू कस्टमर है, नो डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन का अवेलेबल ना होना ये भी रिस्क ऑफ फ्रॉड है। उसी के अंदर दो रीजंस हो गई, एक हमारी हो गई हैवी सेल्स एट ईयर एंड, दूसरी हो गई नो डॉक्यूमेंटेशन। आगे कह रहा है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ गुड सोल्ड टू द अबव रेफर्ड कस्टमर वर रिटर्न्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, रिटर्न भी हो गई। मजीद मैनेजमेंट बोनसेस आर लिंक्ड टू द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर इन चारों में से एक भी रीजन बता देता हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड था, लेकिन तो उसने चारों की चारों बता दी, तो बताइए हम कोई एक सोल्यूशन में लिख दें तो काफी है? तो ऊपर भी रिस्क ऑफ फ्रॉड था, ये भी रिस्क ऑफ फ्रॉड है। अब ड्यूरिंग द ईयर एएसपीएल परचेज, अच्छा आप बता सकते हैं ऊपर वाले रिस्क ऑफ फ्रॉड और इस वाले रिस्क ऑफ फ्रॉड में क्या फर्क था? नहीं, ऊपर फर्स्ट और सेकंड में पूछ रहा हूँ। पहले वाला दूसरे वाले में फ्रॉड ना फाइनेंशियल, पहले वाले में मिस अप्रूव, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर एएसपीएल परचेज ए मशीन फॉर ₹25 million, पेमेंट वाउचर इज ड्यूली सपोर्टेड बाय द इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर, ड्यूली सपोर्टेड बाय इनवॉइस, ये ज़हन में रखिए। However, the fixed asset schedule provided by client shows the amount capitalized as ₹2.5 million, यानी उन्होंने 25 लिख के आगे 6 जीरो लगाने थे, 6 तो उन्होंने 25 लिख के आगे 5 जीरो लगा दिए, ये गलती हुई ना। Depreciation has been charged on this amount. The difference of ₹22.5 million is appearing in the bank reconciliation. एक तो रिकंसिलिएशन में आपको पता है कि किस चीज की है, और दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है? बिकॉज आइटम हैज बीन एक्सप्लेन्ड एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल। और तीसरा बात ये भी लिख सकते हैं कि दिस अपीयर्स टू बी ए ट्रांसपोजिशन एरर, इसे ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं ना, अमाउंट आगे पीछे हो जाना है। यस सर। थर्ड, इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। कल जुम्मा है, तो कल तो सेकंड क्लास भी नहीं होनी भाई। ब्रीफली स्टेट द प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ये भाई जाने वाले बता देंगे, इनको 100 रुपया इनाम मिलेगा, ये प्रोसीजर बताते जाए। 50 रुपए प्रोसीजर। अच्छा ये क्वेश्चन भी कल वाला मेरा ख्याल है, आज वाला चले आज वाला है, तो कोई आधे भी प्रोसीजर बता दिए तो चलेगा। हाँ, मेकिंग इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस देखेंगे टू आइडेंटिफाई रिस्क, हाँ इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट है, 2 4 भी से अगला पॉइंट आ गया, वेदर दे हैव नॉलेज ऑफ एनी सस्पेक्टेड और एक्चुअल फ्रॉड, इंक्वायर ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, एक ही है, मैनेजमेंट के साथ अदर्स विद इन द एंटिटी था, और डायरेक्टर के साथ इंटरनल ऑडिटर था, मिक्स कर दिया। एक पॉइंट सही मान लेते हैं, और 2 और बता दें। अनयूजुअल रिलेशनशिप फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, और लास्ट अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर सामने आ जाता है। शाबाश। क्वेश्चन 5, समटाइम मैनेजमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑडिट और ऑडिटर्स इज इंडिकेटिव ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। Give 4 example of such attitude or circumstances. एक मिनट है जी। Management does not provide the information requested. Management does not provide requested information For applying the CAT, management does not provide IT resources. Management does not provide access to IT resources.
management unwillingness to rectify the मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू करेक्ट misstatements, unwillingness to rectify internal control. unwillingness to rectify internal control. Control weaknesses. नो अच्छा, ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ गड़बड़ है इसमें, डेफिशिएंट। और एक और बताया, नहीं सर, पहली दफा है, चलो दे दे इसको, शाबाश। 6 आइडेंटिफाई 2 कैटेगरीज इन विच फ्रॉड, ये तो हमने क्लास डिस्कस कर लिया था क्लास में। अभी तो 2:15 भी नहीं हुए, अभी तो 15 मिनट हैं। ये सारा क्वेश्चन याद है, भूल गए वादा? आपने कहा था सर क्लास में डिस्कस करेंगे, सारा नहीं करवाया था। अच्छा शाबाश, अच्छा करवा दिया, चलिए फिर करवा दिया तो बताएं ना फिर। अच्छा पहले वाला तो मैं नहीं पूछ रहा क्योंकि आपको पता चल गया कि उसकी रिम्यूनरेशन है बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, बोनस और शेयर ऑप्शंस। दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम है आप बताइए जी? इंडिपेंडेंस नहीं, किसकी इंडिपेंडेंस नहीं है? उधर उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है। ऐसे नहीं लिखते एग्जाम में। आपकी ड्राफ्टिंग से मुतमिन नहीं हूं मैं। ऑडिट कमेटी क्या है? हाँ, ऑडिट कमेटी सीईओ के साथ रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि गुड फ्रेंड है, इसलिए वो ऑडिट कमेटी में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो इफेक्टिवली ओवरसाइट नहीं कर पाएगी सीईओ को। ऑडिट कमेटी क्लोज रिलेशनशिप की वजह से, फ्रेंडशिप की वजह से इंडिपेंडेंटली इफेक्टिवली ओवरसाइट नहीं कर पाएगी सीईओ को। अच्छा ठीक है, डोमिनेंस। और ये ग्रोथ भी हो गया। अच्छा आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है। संडे को क्यों कर लेंगे? कल नया टॉपिक करेंगे हम इंशाल्लाह। कल तो वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में आप पूरे सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहे हैं। गैस सब्सिक्वेंट इवेंट पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? डिस्कस व्हाट एक्शंस आइटम्स। अच्छा अगर आप मेजोरिटी की बेस पर डिसीजन करते हैं, नहीं असाइनमेंट करेंगे, हर क्वेश्चन पे 50 रुपए मिलेंगे, हर क्वेश्चन में। डिस्कस, अच्छा 50% बता दिया अभी तो। डिस्कस व्हाट एक्शन आइटम शुड टेक ऑन आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ओवरऑल ये भाई बताएंगे। शाबाश शाबाश। प्रोफेशनल्स करने में इंक्रीज और रिड्यूस मटेरियलिटी लेवल, मोर एक्सपीरियंस स्टाफ, एक दो मोर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट को भी। फेवरेट आपका पॉइंट 7 डिस्क्राइब व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन बाय एन ऑडिटर ऑन आइडेंटिफाइड ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर। क्वेश्चन 9 भी है, 10 या देखिए 8 भी वही 9 भी वही। Is an auditor responsible for detection of fraud in financial statements? अच्छा ये 10 What auditor should do when he becomes aware about existence of fraud in the। मुझे बताइए 10वें वाला सवाल रिस्क वाला है कि फ्रॉड वाला? फ्रॉड वाला। तो जब पता चले क्या करना है, कौन बताएगा? अच्छा कम्युनिकेट करेंगे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि क्या होगा, कम से कम एक स्टेप हायर होगा। आगे और रेगुलेटरी अथॉरिटी को इफ, ये भी बताया गया। आगे
इंटेग्रिटी पे इफेक्ट और रिपोर्ट पे भी इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि समटाइम फ्रॉड का इफेक्ट, जैसे इन्वेंट्री चोरी हो गई और उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको, तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्वेंट्री का बैलेंस मौजूद है गलत है ना। नहीं, थोड़ी सी हिम्मत करे तो हो जाए। मैं कहता हूँ निपटा के चलते हैं आज घर, स्कूल से आप 3 क्वेश्चन हैं सिर्फ मेजोरिटी में। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है तीनों क्वेश्चन भी हम अभी कर लें? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है क्लास यही खत्म कर दें? नहीं ठीक है, मेजोरिटी का कहा तो मेजोरिटी का। तो आज का लेक्चर फिर यहाँ पे खत्म। अब ये 3 क्वेश्चन पढ़ आइएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर कल क्लास के स्टार्ट में डिस्कस कर लेंगे। जी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।